Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Mr. Yaqub, MPhil Subject 6 New Nicholas Group of Schools and Colleges, Arwala. Students, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th के लेक्चर और हमारा जो यूनिट है यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन फर्स्ट यूनिट में है। तो सबसे पहले मैं उसके जो मेजर कंटेंट्स है उनके हवाले से बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके अंदर हमारे पास तीन सिस्टम आ जाते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, यानी तीन ऐसी एग्जांपल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, सेकंड बार एंड बॉल सिस्टम, और थर्ड एग्जांपल हमारे पास मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डैम्प ऑसिलेशन, सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का। उसके बाद वेव मोशन। वेव मोशन के अंदर हमारे पास इसकी टू टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट जो फोर्थ टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, उसके बाद वेव्स ज्यादा, जिसके अंदर आ जाता है वेव्स ज्यादा कैंगल ऑफ एनर्जी एक टॉपिक, और वेव इक्वेशन के नाम से। उसके बाद हमारे पास एक जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपल टैंक, और इसमें हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, उनको आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके हवाले से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। सबसे पहले सिंपल सादा मोशन हरकत, और हार्मोनिक क्या होता है? एक्चुअली हार्मोनिक जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम। तो वहां पे जब उसका एक सुर जो है, सुर या टून उसको कह दे कि अ टून ऑफ अ स्पेशल या कॉम्प्लेक्स साउंड, किसी भी कॉम्प्लेक्स साउंड का एक टून जो है या उसका एक सुर जो है उसको हम हार्मोनिक का नाम देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे से बात होगी वो कुछ इस तरह से है। अ बॉडी सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ आर टू एंड फ्रो अबाउट द पॉइंट। तो आपके पास वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, सबसे पहले उसके हवाले से बात हो रही है। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो सुनिए बात जरा, किसी भी बॉडी की अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर की हरकत या आगे पीछे की हरकत, टू और फ्रो इधर उधर, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे या इधर उधर की जो हरकत होती है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। अब इसी में एक बात और सुनिएगा, अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। तो वाइब्रेशन के लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल की जाती है जिसको ऑसिलेशन का नाम दिया जाता है। मींस के वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी एक ही बात है, वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। किसी भी बॉडी की अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे या इधर उधर की जो हरकत होती है उसको हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। अब a special kind of vibratory or oscillatory motion is called the simple harmonic motion. Actually ये जो simple harmonic motion है ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन ही उनकी ही एक स्पेशल किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट जी, we will discuss important characteristics of simple harmonic motion and system executing simple harmonic motion. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके अलावा कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। We will also introduce different types of waves and will demonstrate their properties with the help of ripple tank. उसके अलावा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ वेव्स क्या हैं उनके हवाले से, और रिपल टैंक जो है और उसकी प्रॉपर्टीज जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, उनके हवाले से भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, तो सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस सम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं
कि ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म करते हैं, ये ऐसी कौन सी एग्जांपल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हो सकती है। जिनमें सबसे पहले द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक स्प्रिंग जो है उसके साथ एक मास बंधा हुआ है और वो जो है टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, या बैक एंड फोर्थ मोशन, सॉरी यहाँ पे बैक एंड फोर्थ, ये ज्यादा मुनासिब वर्ड होगा कि बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करता है। तो हम उसको डिटेल से देखते हैं जो हमारा आज का जो है लेक्चर है। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बॉल, उसके अलावा एक बॉल गेंद जिसको एक प्याले के बॉटम में रखा हुआ है, ठीक है। ये सेकंड हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट द मोशन ऑफ अ बॉल अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग आर एग्जांपल दो। अच्छा, एक और कि एक बॉल एक स्ट्रिंग के साथ या एक धागे के साथ जो है एक धाती गोला जो है वो बंधा हुआ है, जिसको आप सिंपल पेंडुलम का नाम देते हैं। तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो हमारे पास एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। नेक्स्ट जी, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक जो सादा तरीन एग्जांपल है वो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और compressed through a small displacement x from its main position, it exerts a force F on the mass। अच्छा, आप जरा बात सुनिएगा, यहाँ पे आप फिगर पे आइए तो ये फिगर इसमें देखिए आपके पास ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे ये कोई स्प्रिंग है जिसके एक एंड को फिक्स कर दिया गया है और दूसरे एंड पे एक मास m जो है वो बांध दिया गया है, ठीक है। जब यहाँ पे ये मास जो है मीन पोजीशन पे है O पे, तो जो इस पे नेट फोर्स अमल कर रही है वो 0 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फिगर में देखिएगा, हम इसको स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच मींस के खींचना, और इसको हम खींच के एक पोजीशन पे लेके जाते हैं और वो पोजीशन है ए हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, O आपके पास मीन पोजीशन और A जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। अच्छा, जब हम मास को स्ट्रेच करते हैं यहाँ पे पोजीशन A पे लेके जाते हैं तो इस दौरान x डिस्प्लेसमेंट कवर होता है जी। जब आप उसको मास को खींच के पोजीशन A पे लेके जाते हैं तो उसमें एक फोर्स स्टोर हो जाती है जिसको आप रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। अब पोजीशन A पे मास जो है वो वापस मीन पोजीशन O की जानिब आना शुरू कर देता है, और वो क्यों आता है? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। एक्चुअली पोजीशन A पे जो उस मास में रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको मजबूर करती है वापस मीन पोजीशन O की जानिब आने के लिए, ठीक है। अब ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स मास जो है वो वापस मीन पोजीशन O की जानिब आना शुरू कर देता है। अब जरा बात सुने, वापस आते हुए क्या है कि उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाती है, उसकी स्पीड जो है मास की वो बढ़ती जाती है। जब मेन पोजीशन O पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से मास जो है वो मेन पोजीशन पे नहीं रुकता बल्कि आगे की जानिब चला जाता है। अब जरा सुने बात फिगर C में जाके कि जब मेन पोजीशन O से आगे जा रहा होता है मास B की जानिब, तो फिर क्या है कि उसकी स्पीड कम होती जाती है और रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी वो बढ़ती जाती है। पोजीशन B पे पहुंचता है जब मास, तो वहां पे उसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे मैक्सिमम और जो उसकी स्पीड है वो 0 है। तो ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स मास m जो है वो वापस मीन पोजीशन O की जानिब आना शुरू कर देता है। अब वापस आते हुए फिर वही बात कि जब मीन पोजीशन O की जानिब आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। तो इनर्शिया की वजह से फिर वही बात, जब मीन पोजीशन पे पहुंचता है O पे तो वो रुकता नहीं है बल्कि इनर्शिया की वजह से आगे की जानिब चला जाता है। आगे किधर? पोजीशन A की जानिब। तो इस तरह से एक मास m जो है जो एक स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर वो मीन पोजीशन O से आगे पीछे A और B के दरमियान जो कि एक्सट्रीम पोजीशंस हैं,
तो ए और बी के दरमियान वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता रहता है, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। अब हमारे पास हमने यहाँ पे एक डेरिवेशन करना है कि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पे वो जो मैस है तो वो किस एक्सेलरेशन के साथ जो है वो एक्सेलरेट होता है या वो मेन पोजीशन ओ की जानिब आता है। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट जी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास एक इक्वेशन है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के, या इसको हम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं। नेक्स्ट, वेयर x is the displacement of the mass from its mean position O and k is a constant called the spring constant। अच्छा, अब यहाँ पे इस केस के अंदर इस इक्वेशन में x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है उस मैस का, ठीक है। उसके बाद k जो है वो कांस्टेंट है, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू को डिफाइन करना चाहें या इसकी इक्वेशन, तो आपके पास k इज इक्वल टू f और x उधर जाके हम डिवाइड कर देते हैं, तो मींस k इज इक्वल टू माइनस f ओवर x जो है इसके इक्वल होगी k की वैल्यू। अब जरा बात सुनिएगा, द वैल्यू ऑफ k इज अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। Stiff springs have large value of K and soft springs have small value of K। जो स्टिफ K की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसी भी स्प्रिंग के हार्ड या सॉफ्ट होने पे, कि अगर स्प्रिंग जो है वो स्टिफ है, सख्त है, तो इसका मतलब ये कि K की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, और अगर सॉफ्ट स्प्रिंग है तो उसकी वैल्यू जो है वो K की वो स्मॉल होगी। नेक्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, जिस तरह हम जानते हैं एक इक्वेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसी तरह से एक नेट फोर्स की इक्वेशन हमारे पास F इज इक्वल टू ma, उसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। कैसे जी, कंपेयर इक्वेशन 10.1 एंड 10.2, या आप इसको 1 एंड 2 का नेम भी दे सकते हैं। ma इक्वेशन 1 आपके पास एंड इक्वेशन 2 ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन ऐसे लिखा जाएगा, m जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर m। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मींस कि K आपके पास कांस्टेंट है तो मैस जो है वो भी कांस्टेंट है। अगर हम देखें फिगर में जाके, तीनों सिचुएशंस के अंदर, तीनों फिगर्स में हमने देखा कि मैस की वैल्यू जो है उसको स्ट्रेच करने से या कंप्रेस करने से मैस की वैल्यू चेंज नहीं होती, मैस तो वही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर K आपके पास कांस्टेंट है तो जो मैस है वो भी कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, K ओवर M जो है ये हमारे पास दोनों ही कांस्टेंट हैं, हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, तो बाकी इक्वेशन आपके पास माइनस एक्स ऐसे लिखा जाएगा। मींस कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अब एक बार फिर से आप देखिएगा, फिगर पे आइएगा जरा वापस जी, एक बार फिर से डायग्राम देखें। अच्छा, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन ए और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास बी। आप अगर देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन ए पे भी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो मेन पोजीशन ओ की जानिब है। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन बी पे देखें जाके तो वहां पे भी रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन ओ की जानिब है। मींस के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम स्प्रिंग को ज्यादा खींचते हैं, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करवाते हैं, तो जो फोर्स होगी रिस्टोरिंग वो भी ज्यादा होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो भी कम होगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, जिसका मतलब ये है कि जब एक्सट्रीम पोजीशन ए से या एक्सट्रीम पोजीशन बी से मैस वापस मेन पोजीशन ओ की जानिब आता है तो उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करते हैं
यानी हम मास को ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तक स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो फिर जब वो एक्सेलरेट होगा मेन पोजीशन की जानिब तो उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। अब फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर? यहां पे एक बात मैं बताता चलूं कि इन इक्वेशंस के साथ मींस के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे नेगेटिव साइन लगाया गया है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जिस हिम्मत में आप डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं जो फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अमल करती है। अगर हम फिगर बी में जाके देखें तो उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को राइट साइड पे कवर करवाया, राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, लेकिन जो डायरेक्शन है रिस्टोरिंग फोर्स की और एक्सेलरेशन की वो मीन पोजीशन की जानिब होती है। इसी तरह से जब आप फिगर सी पे जाते हैं उसमें देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन बी, वहां पे भी कंप्रेस्ड फॉर्म में जब स्प्रिंग है तो वहां पे भी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की जानिब होती है, और जब मास एक्सेलरेट होता है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो भी मेन पोजीशन की जानिब ही होती है। तो आपके पास फोर्स और एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे इस चीज को इंडिकेट करता है। तो बच्चे हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही है। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से देखेंगे और इसका जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का उसके हवाले से हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।